तो लक्ष्मीकांत का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चैप्टर देखने के बाद अब हम इसमें देखेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट अर्थात अधीनस्थ न्यायालय, इसके बारे में बताया गया है संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 37 के बीच। इसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट के संगठन और उनके सारी बातें बताई गई हैं। देखिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनकी पदोन्नति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। अभी तक हम देख रहे थे राष्ट्रपति द्वारा जो किया जा रहा था, लेकिन अब जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किससे हो रही थी? किसी होगी राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से होगा। ठीक, वह व्यक्ति जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है उसमें क्या योग्यता होना चाहिए? सबसे पहले तो वह किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो। ठीक, दूसरा क्या होना चाहिए? उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो। फिर उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। जिसके अंदर ये तीनों चीज़ रहेंगे ना, तो वो जिला न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। अब जिला न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति होती है। तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी? राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है, किंतु वैसे व्यक्ति को राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है। देखिए, यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है ना, कि व्यवहार में राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारी की भर्ती के लिए परीक्षा लेती है, जिसे हम कहीं ना कहीं जुडिशियल सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जुडिशियल सर्विसेज देना पड़ता है। अब देख लेते हैं हम, अधीनस्थ न्यायालय पर जो नियंत्रण होता है वह किसका होता है? वह होता है हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय। उच्च सीआरपीसी में ये हम पढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय ही अधीनस्थ न्यायालय के लिए नियम व विनियमन बनाता है। अब देखिए, अब जो देखने वाली बात है वह है संरचना एवं इनके अधिकार क्षेत्र। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट रहता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर न्यायालय 3 स्तर के होते हैं। तो उच्च न्यायालय के नीचे जिला एवं सत्र न्यायालय को हम देखते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि जिला न्यायाधीश जो होता है जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। उसे सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ठीक है, और इसके बाद जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो होता है वो दोनों देख सकता है, दीवानी पक्ष, फौजदारी पक्ष। ठीक, लेकिन उसके अधीनस्थ जो न्यायाधीश होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? देखिए, जो जिला न्यायाधीश होता है जब वह सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। जब वह क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। ये शब्द का है, बाकी वो एक ही काम दोनों व्यक्ति कर सकता है। फिर देखिए, उसके नीचे जो होते हैं वह, अच्छा एक चीज़ और ध्यान लीजिए, जो सत्र न्यायाधीश होता है ना, वो उम्र कैद या फांसी की सज़ा दे सकता है, लेकिन यह सज़ा तभी मुकम्मल होगी जब उसकी पुष्टि कौन कर दे? हाई कोर्ट कर दे। जब हाई कोर्ट पुष्टि कर दे तभी वह सज़ा मुकम्मल होगी। अब इसके साथ हम इसके नीचे देखेंगे कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे जो होते हैं ना, तो उसमें दीवानी मामलों में जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तथा फौजदारी मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। तो इससे बहुत व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं सिविल मामलों में। किसे? जो कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे होता है अधीनस्थ न्यायाधीश। तथा जो मुख्य दंडाधिकारी होते हैं जो क्रिमिनल मामलों में, फौजदारी मामलों मतलब क्रिमिनल मामलों में, वो सिर्फ वही उसी मामलों में फैसला दे सकते हैं जो कि जिसमें 7 वर्ष तक की सज़ा हो। 7 वर्ष तक से ऊपर अगर सज़ा होगी तो वह मामला जो है वो सत्र न्यायाधीश के पास जाएगा। फिर सिविल मामलों में अधीनस्थ न्यायालय के नीचे जो होते हैं वो मुंसिफ होते हैं। ठीक है, तो मुंसिफ जो होते हैं उनको सिविल मामलों में बहुत ही सीमित अधिकार दिए गए होते हैं। देखिए, इसके पूरे अच्छे से पढ़ने के लिए, जो कि एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे, हमें सीपीसी सीआरपीसी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो इतना जान लेते हैं। इसी प्रकार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जो 7 वर्ष की सज़ा देता है, उससे नीचे का फैसला देने वाले दंडाधिकारी को न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय कहते हैं। ये जो है 3 वर्ष तक की अधिकतम सज़ा दे सकता है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर समझा वो क्या समझा कि सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, हम देखेंगे। ठीक, फिर उसके नीचे कौन होता है? हाई कोर्ट होता है। ठीक,
फिर उसके नीचे कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे जो होता है वो होता है जिला एंड सत्र, मतलब सेशन जो होता है, जज होता है, ठीक। फिर इसके बाद कौन होता है, उसके बाद दीवानी पक्ष में जो होता है अधीनस्थ न्यायाधीश और अंत में मुंसिफ, तथा फौजदारी में जो होता है, क्रिमिनल में जो होता है वह होता है मुख्य दंडाधिकारी और न्यायिक दंडाधिकारी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और ये CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। तो इसको आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। अब इसमें यही था। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट आ जाता है अगला, वह आ जाता है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। ये देखिए इस बार बहुत चर्चे में था। ये चर्चा में इसके रहने का कारण क्या था, देखिए हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 39A में क्या दिया गया है, 39A में दिया गया है, 39A में दिया गया है कि लोगों को फ्री न्याय मिलना चाहिए। तो फ्री न्याय मिलने के लिए जो है, उसके साथ ही साथ आर्टिकल 14 एवं 22A में भी दिया गया है। क्या दिया गया है इन दोनों में यह कहा गया है कि लोगों को फ्री, मतलब कि लोगों को जो है वो मुफ्त, मतलब फ्री न्याय मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो है 1987 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में कहते हैं नालसा, आप बार बार इसको समाचारों में सुनते होंगे, नालसा का गठन हुआ। यह यही चीज़ प्रोवाइड करता है। तो ये जो नालसा है यह यही प्रयास करता है कि किस प्रकार लोगों को सुलभ व जो है सस्ता न्याय मिले। तो नालसा वाला, तो ये देखिए इसमें है, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान। जो इसमें मेन यही था कि यह 9 नवंबर 1995 से लागू हुआ, ताकि अवसर की समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क स्थापित किया जा सके, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय में एक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का गठन किया गया। ये देखिए यहाँ नीचे लिखा गया है। तो नालसा का कुल मिला के यही प्रयास करना है। इसके तहत ये हाई लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर, उच्च न्यायालय के लेवल पर ये ऐसा व्यवस्था करती कि लोगों को मुफ्त न्याय मिल सके। तो देखिए मुफ्त और कानून जो निःशुल्क कानूनी सेवा है ना, तो ये किस लिए ज़रूरी है, यह एक लोकतांत्रिक मूल्य के लिए बहुत ज़रूरी है। यह लोगों को फ्री न्याय मिले, यह एक देश की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को फ्री न्याय मिले। तो इसी के लिए नालसा की स्थापना की गई थी। और बाकी नालसा के बारे में जो है आप इसमें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है ना अगला हमारा, वो आता है लोक अदालत। लोक अदालत को लेकर बड़ा संदेह रहता है। तो लोक अदालत क्या होता है, इससे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि जो लोक अदालत होता है ना, ये करता क्या है, ये किन मामलों की सुनवाई करता है। तो देख लीजिए जो लोक अदालत है ना, वह उन मामलों की कभी सुनवाई नहीं करेगा जो कि बहुत बड़े क्रिमिनल क्राइम संबंधी हो, तथा वो मामले भी सुनवाई नहीं करेगा जो किसी न्यायालय में लंबित हो। तो इन मामलों की सुनवाई जो है लोक अदालत नहीं करेगा। तो किन मामलों का करेगा, देखिए यहाँ दिया गया है, जो कि विवाह संबंधित, परिवार का विवाद संबंधित, ठीक है, और जो कि आपराधिक जो टीनी मामले हैं, टीनी मामले इन द सेंस जो कि छोटे मामले हैं, जो कि बहुत छोटे मामले हैं, उन्हीं की सुनवाई जो है ये लोक अदालत करेगा। इसके साथ ही साथ जैसे बैंक वसूली, पेंशन मामला, ठीक है, और इन सब मामलों की जो है, और जैसे क्या होता है कि कभी दो लोगों में विवाद हो गया कॉन्ट्रैक्ट संबंधी, तो ये सब मामले जब कोर्ट में जाएंगे तो बहुत समय होगा, तथा धन भी बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। प्लस कोर्ट में जो कार्य होता है वो कानून में प्रक्रिया के अनुसार होता है, जहाँ पर CPC अगर सिविल मामला है, तथा एविडेंस एक्ट के तहत, जो कि एक समान व्यक्ति के समझ के परे होता है। तो इन सब टेक्निकल चीज़ों के लिए एक हाई लेवल या उस हिसाब से पढ़े लिखे एक एडवोकेट की आवश्यकता होती है, जबकि लोक अदालत में ऐसी आवश्यकता नहीं होती। तो इन मामलों में कम समय लगे तथा जल्दी त्वरित न्याय के लिए लोक अदालत का ये है स्थापना हुई है। अब देख लेते हैं कि लोक अदालत का जो है अर्थ क्या है। तो लोक अदालत जो है ना, लोक अदालत कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से क्या है, लोगों को शांति से तथा जल्दी न्याय दिलाने के लिए, सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाने के लिए दोनों पक्षों की सहमति से एक कहीं ना कहीं मीडिएशन की स्थापना की जाती है, जिसमें कि एक अधिकारी होता है
तथा एक समाज सेवी, एक अधिकारी जो एक सामान्य कानून का नॉलेज रखता है तथा जो दोनों पक्षों को समझाने का, न्यायिक अधिकारी जो दोनों पक्षों को समझाने का तथा जिसमें दोनों पक्षों की बात वो मान सके, वो होता है। और वो क्या करता है कि उसका फैसला मान्य होता है। तथा एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें अपील नहीं किया जा सकता। अगर हम आप मान जाते हैं तो इसमें अपील नहीं किया जाता, पहली चीज़। और देखिए इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा क्या है, इससे त्वरित न्याय मिलता है, जल्दी न्याय मिलता है, प्लस इसमें किसी की हार नहीं होती। इसलिए यह तभी पॉसिबल होगा जब दोनों पक्ष समान अर्थ में एक ही अर्थ में अगर माने जाते हैं, मानते हैं, तभी होता है। तो इसमें किसी की हार नहीं होती, इसलिए किसी के बीच विद्वेष नहीं होता। अच्छा, इसकी वैधानिक स्थिति क्या है? तो देखिए क्या होता है कि लोक अदालत का सबसे पहले प्रारंभ जो होता है गुजरात में हुआ। जब गुजरात में हुआ तो यह विवादों को बहुत जल्दी निपटाने लगा, लोग इसको मानने लगे। तो इससे क्या हुआ, कोर्ट में जाने से तथा कोर्ट में बहुत से मामले पहले से ही लंबित रहते हैं, तो इन सब स्थिति में बड़ा फ़ायदा हुआ। तो यह बहुत तेज़ी से हुआ। तो इसके लिए इसकी जो है वैधानिक स्थिति जो है, इसके लिए 1987 में एक एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत इसे वैधानिक स्थिति प्रदान की गई। तथा अब जो इसमें बातें होती हैं ना, वो एक प्रकार से लोगों को माननी पड़ती हैं, अगर हमने एक बार इसकी बातों को मान लिया। तो यही सब है। और आगे देख लीजिएगा आप, तो हम लोगों ने नालसा पढ़ लिया, लोक अदालत पढ़ लिया, अर्थ क्यों, लाभ, इसके लीगल स्टेटस, अधिकारी, कौन से वाद लाए जाएंगे, ये भी पढ़ लिया। अब देखिए अगला जो है ना, परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय जो लाया गया, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के द्वारा लाया गया। तो परिवार न्यायालय अधिनियम जो है 1984 के तहत लाया गया। तो उसमें है क्या, उसमें क्या है, जो पारिवारिक मामले हैं उनमें भी क्या होता है, कभी कभी छोटे छोटे डिस्प्यूट्स जो सिविल मामले हैं, ध्यान दीजिए इसमें बड़े आपराधिक मामले नहीं हैं, छोटे टीनी मामले हैं जो कि आपस में सुलझाए जा सकते हैं। तो उसके लिए परिवार न्यायालय का एक कॉन्सेप्ट आया, जो कि ये भी आज पूरे देश लेवल पे है। इसी प्रकार एक कॉन्सेप्ट आया ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 द्वारा ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट आया। देखिए ये कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि न्याय आपके द्वार, मतलब इसमें क्या रहेगा कि कोई जो एक अधिकारी रहेगा, एक जज रहेगा, जो कि ग्राम में शिविर लगाएगा। और ग्राम में शिविर लगाएगा तो वहाँ क्या करेंगे कि लोग जुटेंगे, और वह जैसे कि पूरे कई गाँव के लोग या सब लोग जाते हैं अपने नज़दीकी कचहरी में। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए ऐसा हो कि सब लोग कचहरी में जाए, इससे बढ़िया जज ही लोगों के द्वार चला जाए। तो एक शिविर लगाएगा, शिविर लगाने के साथ वहाँ सब आएंगे, अपनी समस्याएं देंगे, और जो है ये कहीं ना कहीं ग्राम न्यायालय इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अच्छा, जो लोक अदालत है ना, लोक अदालत को आप अच्छे समझने के लिए एक नवीन सिगरा IPS पे एक अभी आई थी भौकाल नामक वेब सीरीज़, तो उसमें बताया गया है कहीं ना कहीं लोक अदालत जैसे कि जो मामले को कैसे निपटारा करने का। तो ये ग्राम न्यायालय, परिवार न्यायालय, लोक न्यायालय, ये सब कहीं ना कहीं त्वरित न्याय के लिए तथा न्यायालय के ऊपर जो बोझ है, भी एक आई थी ना विधि आयोग की रिपोर्ट, तो उसमें पता चला कि करीब 2 से 3 करोड़ मामले देश भर के न्यायालयों में लंबित हैं। तो ऐसे जब कोई नया मामला आता है तो उसकी सुनवाई कैसे हो पाएगी। तो इन सब चीज़ों में के लिए ये कॉन्सेप्ट आए हैं कि लोक अदालत, परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय विभिन्न अधिनियम के द्वारा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ क्या, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस जितना भी आज मैं पढ़ाया हूँ, इन सब में जितना आज तक प्रश्न पूछा है IAS के इतिहास में इन द सेंस मैं कहूँगा 1995 से लेकर 2019 तक मैं सारे प्रश्न, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, इन सब से जितने भी प्रश्न पूछे मैं सारे के सारे कराने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, धन्यवाद। तो